स्थानीय संस्थाओं में आरक्षण 1992 में जो 73वां संशोधन किया गया और जो नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संशोधन था, इन दोनों से ही इस आरक्षण की व्यवस्था को स्थानीय संस्थाओं में प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं नौकरियों में आरक्षण। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को नौकरियों में जो है कोई उनके साथ जाति भाषा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक अपवाद के रूप में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार चाहे तो वह अगर उन्हें लगता है कि निम्न वर्ग को नौकरियों में आरक्षण दिया जाए ताकि वो सभी में बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सकें, तो वहाँ पर भी उनके लिए कुछ स्थानों को आरक्षित रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। अन्य पिछड़े वर्ग का मतलब ये है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए संविधान के अंदर 2005 में 93 अमेंडमेंट यानी कि 93वां संशोधन किया गया, जो कि 20 जनवरी 2006 को लागू हुआ। उसके अंदर जो है वो दलितों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब हम बात करते हैं कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये ठीक है या गलत है। तो आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसके पक्ष में क्या क्या बातें कही गई। सबसे पहली बात है आरक्षण क्यों जरूरी है। असमानताओं को समाप्त करने के लिए, अगर हमारे समाज के अंदर एक वर्ग दलित है या निम्न है, उसको अगर बराबरी का दर्जा देना है तो उसके लिए जो हमारे समाज में शुरू से ही जाति के आधार पर जो भेदभाव चला आ रहा है, उनको खत्म करने के लिए आरक्षण का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंकित आदर्शों की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान के अंदर ये कहा गया है कि राज्य जो है वो धर्म जाति भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और पूरे भारत के लोगों के लिए एक समान न्याय व्यवस्था को लाने का प्रयास करेगा। तो उसके अंदर जो आदर्श अंकित किए गए हैं वो उनकी प्राप्ति के लिए भी निम्न वर्ग को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण का प्रावधान होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दलितों व महिलाओं के लिए। हाँ, ये माना जाता है कि समाज के अंदर जो दलित हैं, समाज के अंदर जो दलित हैं उनके लिए तो आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन उसके साथ महिलाओं की स्थिति भी वो बहुत ही पिछड़ी हुई है। तो उन महिलाओं को, एक तो आम महिलाएं, दूसरा जो दलित जाति की महिलाएं हैं उनको भी ऊपर उठाने के लिए, वो समाज के भेदभाव का शिकार हैं, उनको दूर करने के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसलिए हमारे स्थानीय सरकारों में या हम यूँ कहें विधानमंडलों में जो है वो 1/3 महिलाओं के लिए स्पेशली 1/3 स्थान आरक्षित रखे गए हैं। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मतलब यही है कि हमारे समाज में जो निम्न वर्ग है, दलित वर्ग है, जिनको काम के बदले में बहुत कम वेतन मिलता था, उस की सामाजिक स्थिति बहुत और आर्थिक स्थिति बहुत निम्न थी, उनमें सुधार करने के लिए भी आरक्षण का होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र की। अगर मैं राजनीतिक लोकतंत्र की बात करूं तो राजनीतिक लोकतंत्र होता है मतदान, यानी निम्न वर्ग को भी राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिए भागीदारी। तो हालांकि भारतीय संविधान के अंदर जिसकी आयु 18 वर्ष की है उसको वोट देने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए, एक समय ऐसा था जब समाज के अंदर जो उच्च वर्ग था उनको ही राजनीतिक के ऊंचे दर्जे पर जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ और ऐसा महसूस किया गया कि जो निम्न वर्ग हैं उनको भी राजनीतिक पदों पर का लाभ मिलना चाहिए, इसलिए उनको वोट देने का अधिकार और साथ में चुनाव लड़ने का, इलेक्शन में खड़े होने का जो है वो अधिकार प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं कि आरक्षण के विपक्ष में तर्क हमें क्या चीज़ है जो इस आरक्षण व्यवस्था को ख़त्म करने के बारे में कहती है। सबसे पहली बात करते हैं हम भेदभाव की अगर बात हो तो हमें जो है वर्तमान जो स्थिति है उसके अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम भेदभाव की बनाए, हमारे संविधान के अंदर जो है वो ये कहा गया है कि समाज के सभी नागरिक बराबर हैं, तो फिर
अगर निम्न वर्ग को कुछ छूट मिलती है तो उच्च वर्ग को भी मिलनी चाहिए। इसका एक उदाहरण है, यदि उच्च जाति के एक उम्मीदवार को किसी भी नौकरी में आवेदन करने के लिए 50% अगर अंक चाहिए, तो निम्न या दलित जाति को उसमें 40 या 45% का प्रावधान है। तो ये प्रावधान जो है ये गलत है, इसलिए आरक्षण के विपक्ष में ये कहा जाता है कि आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में भेदभाव की मनाही की गई है।